वेलकम बैक टू चैनल गाइस। क्या हाल है तुम लोगों के? इकोनॉमिक्स का पेपर तुम लोगों का पास आ रहा है और हम लोग तुम लोगों को धीरे धीरे करके 40 क्वेश्चन कराने वाले हैं, जिससे अरे भैया अपने पीछे देखो वो क्या है। वे अबे ये कहां से आ रहे हैं यार? और देखिए पूरा काम बिगाड़ रहे हैं। इनके पीछे जरा देख जाके कहां से आ रहे हैं। और इनको यार कल भी इनके कॉल आ रहे थे, मना किया था कि क्वेश्चन मत मिटोना। रुको मैं देख कर आता ये हूँ। चाहते ही नहीं है कि क्वेश्चन मिले बच्चों को। जा तू देख के आ। लोग अब स्टार्ट करने वाले हैं इंडियन इकोनॉमिक्स के 10 और ऐसे क्वेश्चन जिसके चांसेस हैं पेपर में आने के 90%। क्लियर? आपने 10 क्वेश्चन वो कर लिए होंगे जो मैंने आपको कल दिए थे। अब ये क्वेश्चन भी आप कर लो जो मैं आपको आज दे रहा हूं, तो साथ साथ मिलके 20 क्वेश्चन मैक्रो के और 20 क्वेश्चन डेवलपमेंट के खत्म हो जाएंगे। क्लियर? चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। इंडिया कैन ट्रांसफॉर्म इटसेल्फ नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी बाय यूजिंग आईटी। ठीक है, तो आईटी का यूज करके इंडिया अपने आप को एक नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी बना सकता है। बिल्कुल बना सकता है। अगर मैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करूं, ठीक है, तो पहली चीज कि हम ग्लोबली कॉम्पिटेंट बन सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हम क्या कर सकते हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का यूज करके आज ऑल ओवर द वर्ल्ड अपने प्रोडक्ट को बेच सकते हैं, दूसरों के खरीद सकते हैं। क्लियर? और दूसरे देखा जाए कि हम टेक्नोलॉजिकली बेस पे लिटरेट हो सकते हैं। ठीक है, लिटरेट होने का मतलब है बहुत सारे ऐसे लिटरेसी प्रोग्राम्स हैं जो इंटरनेट के थ्रू चलाए जा रहे हैं। ठीक है, शॉर्ट टर्म प्रोग्राम्स होते हैं, उसमें आप अपने आप को एनरोल करा के आज काम के साथ साथ ये भी काम कर सकते हो। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी क्या कर रही है, हमें नॉलेज बेस बना रही है। ठीक है, प्लस आज देखा जाए लोग क्या कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी का यूज करके अपना लाइवलीहुड भी कमा रहे हैं। ठीक है, गांव में तुमने देखा होगा, कंप्यूटर ले लिया एक दुकान और केओस के सेंटर बना दिया, KYOS के लोगों की केवाईसी कर रहे हैं, स्कैनर ले लिया, प्रिंटर ले लिया, इन्हीं से काम कर रहे हैं। ठीक है, तो आईटी एक ऐसा सोर्स है जो क्या कर रहा है, और इवन ना आपके लिए जो स्किल और एजुकेशन प्रोग्राम है वो भी आईटी से हो रहे हैं। तो आईटी क्या कर सकता है, हमारी इकोनॉमी को एक नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी बना सकता है। ठीक है, हमारे ग्लोबलाइजेशन को बढ़ा सकता है। क्लियर? नेक्स्ट, नवरत्ना पॉलिसी हैज फैसिलिटेट द मेंटेनेंस, प्रमोशन एंड डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ पीएसयूज। तो देखा जाए नवरत्ना पॉलिसी ने फैसिलिटी प्रोवाइड करी है मेंटेन करने की, प्रमोट करने की और डिसइन्वेस्टमेंट करने की। वो भी किसकी? पीएसयूज की। पीएसयूज क्या थी? ये थी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। ठीक है, ऐसी कंपनीज जो गवर्नमेंट के अंडर थी हमेशा से। और गवर्नमेंट ने क्या किया, जब इनकी डिसइन्वेस्टमेंट की बात आई, गवर्नमेंट ने इनको नवरत्नास का स्टेटस प्रोवाइड कर दिया। नवरत्नास का स्टेटस क्या था, इसमें ऐसी 9 कंपनीज थी जो कि बहुत ज्यादा मतलब ऊपर लेवल पे थी। ठीक है, जिनको ग्लोबल प्रेस्टीज दी गई। ठीक है, और वो उन्हें ऐसा बोला जाता था कि ऑल ओवर द वर्ल्ड ये सारी कंपनीज अपने काम में बिल्कुल माहिर है। ठीक है, बाहर की कंपनी, बाहर का जो बाकी देश थे वो भी हमारी कंपनीज से बहुत ज्यादा ट्रेड करते थे। इन कंपनीज से कौन कौन सी, जैसे IRCTC हो गया, BHEL हो गया, सेल हो गया, ONGC हो गया। ठीक है, ये बड़ी बड़ी कंपनीज थी जिनको नवरत्नास का स्टेटस प्रोवाइड किया। इनको ऑपरेशनल फ्रीडम बहुत ज्यादा मिली, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी बहुत ज्यादा मिली। ठीक है, ये सारी चीजें इनको मिल गई। प्लस पब्लिक सेक्टर इनके ऊपर बहुत ज्यादा क्या करने को रेडी था, एक तरीके से इन्वेस्टमेंट करने को रेडी था। ठीक है, इनको बहुत ज्यादा हाईलाइट किया जाता था कि ये वो इंडस्ट्रीज है जो बेसिकली गवर्नमेंट की पहचान है। ठीक है, तो जब इनको नवरत्नास का स्टेटस प्रोवाइड हुआ तो मेंटेनेंस इनका अच्छा होने लगा, प्रमोशन भी होने लगा और डिसइन्वेस्टमेंट जैसी चीज भी बहुत आराम से होने लग गई। क्लियर है ये चीज? तो नवरत्नास ने इनको बहुत चीजें प्रोवाइड करी। नवरत्नास का स्टेटस इनके लिए बहुत कुछ था। क्लियर? इन द करेंट सिचुएशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्ले अ वाइटल रोल इन अचीविंग फूड सिक्योरिटी इन नेशन लाइक इंडिया। आज आईटी सेक्टर का, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एक बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, किस चीज में? इंडिया में फूड सिक्योरिटी बनाए रखने में, इंडिया जैसे नेशन में फूड सिक्योरिटी के लिए। क्यों? क्योंकि आज के टाइम पे देखा जाए, अगर हम वेदर का पता पहले से लगा सकते हैं तो हम क्रॉप फेलियर से बच सकते हैं। क्लियर है ये चीज? आईटी पता लगाएगी। उसके बाद आज किसान हेल्पलाइन सेंटर बनाए गए हैं। आईटी सेक्टर का ही तो काम है। किसान को अगर कोई चीज की जानकारी, किसी भी चीज की जानकारी लेनी है, कॉल करो और पता कर लो। ठीक है, तीसरी चीज, गांव में हब बनाए गए हैं, आईटी हब बनाए गए हैं। ठीक है, जहां पर एक लोग क्या करते हैं, एक कंप्यूटर ले लिया, KIOS के सेंटर बना दिए, KIOS के। ठीक है, ये सेंटर्स बना रखे हैं। ठीक है, जिसने प्रिंटर स्कैनर लेके बैठ गए, वहां पे छोटे मोटे काम होते रहते हैं। ठीक है, आपको अपनी सॉइल की टेस्टिंग करानी है, वहां पे लैब बना दी गई है। ठीक है, तो आज आप बहुत चीजों की जानकारी घर पे बैठे बैठे ले सकते हैं। ठीक है, तो आईटी सेक्टर का एक बहुत बड़ा रोल है
हमारे फूड सिक्योरिटी को देखरेख करने में, ठीक है, फूड सिक्योरिटी को बनाए रखने में। उसके बाद इन अ नेशन लाइक इंडिया सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड एन इंपॉर्टेंट एवेन्यू फॉर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, ठीक है। इंडिया जैसे देश में जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है वो एक बहुत बड़ी चीज है। किस चीज के लिए? एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए। आप डिफेंड करते हैं, रिफ्यूट करते हैं? प्रॉपरली डिफेंड करते हैं इस चीज को, क्योंकि इंडिया एक ऐसा देश है जहां पर जल्दी जल्दी पॉपुलेशन क्या हो रही है, बढ़ रही है, ठीक है। यहां पर लेकिन जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं बढ़ रही। अगर कोई बंदा आराम से अपना यहाँ पर सेटअप करेगा, सेटअप करने में क्या है, यहाँ पर बस उन्हें थोड़ी सी कैपिटल चाहिए कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री खोलने के लिए। यहाँ पर लेबर चीप रेट में मिल जाती है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन चीप रेट में मिल जाते हैं, ठीक है। तो आप आराम से अपना बिजनेस ओपन कर सकते हैं, ठीक है, खुद की अर्निंग कमा सकते हैं। जितना आप उसमें एफर्ट्स करेंगे उतना आपको रिवॉर्ड मिलेगा। साथ साथ आप सोशली भी लोगों को एक तरीके से अपॉइंट कर सकते हैं, मतलब आप सोशली भी एक्टिव रह सकते हैं, लोगों को जॉब प्रोवाइड कर सकते हैं, इंप्लॉयमेंट जनरेशन कर सकते हैं आप, ठीक है। तो इंडिया में एक तरीके से देखा जाए जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है वो एक इंपॉर्टेंट एवेन्यू है। किसके लिए? एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए। एवेन्यू का मतलब डेस्टिनेशन। क्लियर? पेस्टिसाइड आर केमिकल कंपाउंड डिजाइन टू किल पेस्ट। पेस्टिसाइड्स क्या होते हैं? ये केमिकल कंपाउंड होते हैं जिनको बनाया जाता है पेस्ट को मारने के लिए। बहुत सारे पेस्टिसाइड्स, मैनी पेस्टिसाइड्स कैन ऑल्सो पोज हेल्थ रिस्क टू पीपल। इवन कुछ पेस्टिसाइड ऐसे हैं जो लोगों की जान को खतरे में भी डाल देते हैं। आगे दिया है वो भी अगर आप नॉमिनल क्वांटिटीज का भी यूज करो, बहुत कम भी यूज करोगे तो भी। इन द लाइट ऑफ अबव स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट पे नजर डालते हुए आपको दो ट्रेडिशनल मेथड बताने हैं जिससे केमिकल पेस्टिसाइड को मैं हटा सकूं, ठीक है। देखो, देखा जाए भैया, आज जब कन्वेंशनल फार्मिंग ज्यादा होने लगी, ठीक है, तो केमिकल फर्टिलाइजर का यूज बढ़ गया, ठीक है, पेस्टिसाइड्स का यूज बढ़ गया, क्योंकि उसमें क्या है ना, कीड़े लगने का डर ज्यादा रहता है, ठीक है। तो पहली चीज जो मैं सजेस्ट करना चाहूंगा ट्रेडिशनल बेसिस पे वो है नीम के पत्तों का यूज करना, ठीक है। ये तो इंडिया में एजेस से यूज होता हुआ आ रहा है, ठीक है। जो नीम बेस्ड आपकी नीम कोटेड पेस्ट होते हैं, नीम पेस्टिसाइड्स होते हैं, तो उस पर नीम की परत चढ़ा दी जाए उन गोलियों पे और उसके बाद उन्हीं को रखा जाए बीच में, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये एक ट्रेडिशनल प्रैक्टिस हो गई। इसमें नीम का यूज करके हम आराम से कीड़े मकोड़ों को भगा सकते हैं, ठीक है, जिससे हमारी फसल बेकार नहीं होगी। उसके बाद दूसरा है आप बर्ड्स को अलाउ करो एग्रीकल्चर एरियाज में, ठीक है। अगर बर्ड्स ज्यादा से ज्यादा होंगे आपके एग्रीकल्चर एरिया में जहां पे आप फार्मिंग करते हो, तो जो छोटे मोटे आपके पेस्ट होंगे ना, वो इंसेक्ट होंगे, वो वही खा जाएंगे, ठीक है। अगर ये बर्ड्स खा जाएंगे तो आप क्या कर पाओगे, इससे आपका जो केमिकल डालने का खर्चा है, पेस्ट डालने का खर्चा है, वो तो नहीं रहेगा, और इससे हमारी जान को नुकसान भी नहीं होगा कि केमिकल की क्वांटिटी अगर बढ़ गई, ठीक है, तो जो इसको कंज्यूम करेगा उसके लिए दिक्कत वाली बात है। तो दो ट्रेडिशनल तो यही हो गए, एक आप बर्ड्स को ज्यादा से ज्यादा आने दो वहां पे, दूसरा हो गया नीम कोटेड पेस्ट का यूज करना है आपको। क्लियर है ये चीज? इन 5 क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर 5 क्वेश्चन और करते हैं और खत्म करते हैं इसको। क्लियर? चलते हैं हम अपने 6th क्वेश्चन की तरफ और जल्दी से इसको खत्म करते हैं। देखो भाई, 6th क्वेश्चन क्या कहता है? वी हैव अ मॉरल ऑब्लिगेशन टू हैंड ओवर द प्लैनेट अर्थ इन गुड ऑर्डर टू फ्यूचर जनरेशन। ये हमारी खुद की मॉरल ऑब्लिगेशन बनती है कि हम प्लैनेट अर्थ को बहुत अच्छे ढंग से फ्यूचर जनरेशन के हाथ में दें। डू यू एग्री विद द अबव स्टेटमेंट? क्या आप इस चीज से एग्री करते हैं? बिल्कुल एग्री करते हैं, क्योंकि हम लोग अगर आज प्लैनेट अर्थ को यूज कर रहे हैं तो हमारी आने वाली जनरेशन को बहुत अच्छे तरीके से हमें इसे देना हमारा ही कर्तव्य है। सजेस्ट सम मेजर टू अचीव ऑब्लिगेशन। तो इस कर्तव्य को पाने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा? भाई, पहली चीज कि यहां पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कंसेप्ट आता है, ठीक है, कि आज की नीड को पूरा करना बिना फ्यूचर की नीड को हार्म किए। क्लियर? तो आप क्या क्या कर सकते हैं? पहली चीज, रेन वाटर हार्वेस्ट करना शुरू कर दो, ठीक है, जिससे कि पानी को बचाया जा सके। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का यूज कम कर दो, रिन्यूएबल को ज्यादा करो, जैसे विंड, ठीक है, विंड मिल लगवाओ, सोलर पावर प्लांट लगवा दो, ठीक है। उसके बाद जो आपके प्लास्टिक बैग्स है उनको बिल्कुल बंद कर दो। तो ऐसी चीजें बिल्कुल बंद कर दी जाएं जिससे कि नुकसान हो रहा है हमारा। क्लियर? उसके बाद आते हैं 7th पे, अंडर द कॉलोनियल रेजिम, ठीक है। अब ब्रिटिशर्स के टाइम पे जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज हैं, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे रेलवेज, पोर्ट, वाटर, ट्रांसपोर्ट, पोस्ट एंड टेलीग्राफ वर डेवलप, ये सारी चीजें डेवलप थी, लेकिन फिर भी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया वाज फेसिंग एनॉर्मस चैलेंज, इकोनॉमिक चैलेंजेस। फिर भी इंडिया को ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस कुछ इकोनॉमिक चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे थे, पार्टली ड्यू टू दिस डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। और आधे से ज्यादा तो ये डेवलपमेंट की वजह से थे, ये जो उन्होंने कर दिया था इंफ्रास्ट्रक्चर में।
इन द लाइट ऑफ गिवन टेक्स्ट एक्सप्लेन व्हाई दिस वाज सो सपोर्टिंग। तो आपको ये स्टेटमेंट इतनी सपोर्टिंग क्यों लगती है कि हाँ ये बात सच थी? योर आंसर विद एट लीस्ट एग्जाम्पल ऑफ 2 इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। आपको ऐसे 2 इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बताने हैं जो इकोनॉमी को अफेक्ट कर रहे थे। पहली चीज भाई देखो, गवर्नमेंट जो थी ब्रिटिश, ठीक है, उन्होंने जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हमारे देश में किया उसका मेन पॉजिटिव इंपैक्ट उन्हीं पे ज्यादा पड़ा। और हम लोगों के लिए तो वो ऐसी चीज थी कि हमें उन्होंने एक्सप्लॉइट करना ज्यादा शुरू कर दिया। उन्होंने रेलवेज बनवा ली, जिस जगह पर उनका मार्केट नहीं था वहां पर भी ट्रेन से उनका सामान पहुंचा देती थी। उन्होंने पोर्ट्स बनवा लिए, ठीक है, ऐसे ऐसे मतलब ऐसे स्टेट जहां पर ट्रेन का पहुंचना बहुत मुश्किल था, ठीक है, तो वो बंदरगाह, छोटे छोटे पोर्ट्स बनवा दिए, तो वहां पर डायरेक्ट सामान शिप के थ्रू बड़े बंदरगाह पे पहुंचाया जा सकता था, या फिर ऐसे पोर्ट पे जहां से सामान ब्रिटेन जाता था, ठीक है। तो छोटी छोटी चीजों को उन्होंने जोड़ना स्टार्ट किया। कम्युनिकेशन बनाए रखने के लिए उन्होंने क्या बनवा दिए? पोस्ट एंड टेलीग्राफ का यूज करवा दिया, ठीक है। तो अब देखा जाए ये सपोर्टिंग क्यों है? क्योंकि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर एक ऐसी चीज थी जो हमें और एक्सप्लॉइट करने लगी थी। इकोनॉमिकली तो हमें कोई फायदा हो ही नहीं रहा था, फायदा सिर्फ किसको हो रहा था? ब्रिटेन को। क्लियर? तो मैं बात करूं भाई ऐसे 2 इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, एक हो गया रेलवे, रेलवे ने हमें बहुत एक्सप्लॉइट किया, ठीक है। उसके बाद हमारे हो गए पोर्ट्स, ठीक है। ये सीवेज और वाटरवेज जो भी थे और हमारी रेलवेज थी, उनकी रेलवेज थी, उन्होंने हमारे ऊपर बहुत गलत इंपैक्ट डाला है। क्लियर? इन द लेट 1970s की बात करें, चाइना ने 1 चाइल्ड पॉलिसी लगाई, लीड टू अरेस्ट इन पॉपुलेशन कपल्ड विद स्क्विड सेक्स रेशो, ठीक है। अब जिसकी वजह से इनका सेक्स रेशो क्या हो गया था? बहुत ज्यादा अप हो रहा था, ठीक है। जस्टिफाई द गिवन स्टेटमेंट विद वैलिड रीजन। अब सेक्स रेशो की बात करें, वो थोड़ा अप डाउन क्यों होने लगा था? पहली चीज, इनको चाहिए था भाई मेल चाइल्ड, बहुत ज्यादा चाहिए था, ठीक है। मेल चाइल्ड प्रेफरेंस थी, ठीक है, सबको लड़का चाहिए, ठीक है। उन्होंने 1 चाइल्ड पॉलिसी लगा रखी थी, तो एक बच्चा पैदा हो रहा है, लेकिन उसमें भी वो क्या कर रहे थे कि अगर वो लड़का है तो अच्छी बात है, वरना चाहिए ही नहीं, ठीक है। तो इसकी वजह से उनका सेक्स रेशो क्या हो गया था? काफी अप डाउन हो गया था, ठीक है, कि मेल और फीमेल का जो रेट था, मेल काफी ज्यादा हो गए थे और फीमेल क्या हो गई थी? काफी कम हो गई थी, ठीक है। उसके बाद जस्टिफाई द स्टेटमेंट विद वैलिड रीजन। तो वैलिड रीजन यही है कि उनमें सन की प्रेफरेंस ज्यादा थी। उसके बाद इंडियन एजुकेशन सिस्टम इज कंसीडर फॉल्टी फ्रॉम द एम्प्लॉयमेंट एंगल। आज का जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम है वो बिल्कुल गलत है एम्प्लॉयमेंट के एंगल से। क्या आप एग्री करते हैं? भाई मैं बिल्कुल एग्री करता हूं। क्यों? क्योंकि एक तो रोट लर्निंग पे ध्यान दिया जाता है कि रट्टाफिकेशन पे ध्यान दो, मोनोटोनस टीचिंग मेथड है इनके, ठीक है, टीचिंग मेथड कुछ खास नहीं है आज, ठीक है। प्लस देखा जाए इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है हमारे पास उस तरीके का, प्लस हमारे करिकुलम में बहुत ज्यादा दिक्कतें हैं, स्कूल का करिकुलम हमारा उस हिसाब से नहीं है। बच्चों को थ्योरेटिकल नॉलेज पे फोकस कराया जाता है, वोकेशनल और स्किल्स पे कम फोकस किया जाता है, और उसके बाद उनको जॉब मार्केट की नॉलेज भी नहीं है। आज जो वो ग्रेजुएट होके निकल रहे हैं, वो ग्रेजुएट उस हिसाब से नहीं होते जिससे जॉब्स की डिमांड होती है। वो कुछ भी ग्रेजुएट करके सिर्फ बैठे होते हैं, जिससे ग्रेजुएट अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती जा रही है। क्लियर? अब इज अनएम्प्लॉयमेंट एंड इकोनॉमिक एज वेल एज सोशल प्रॉब्लम। कैसे अनएम्प्लॉयमेंट एक इकोनॉमिक और सोशल प्रॉब्लम दोनों है, ये वाला क्वेश्चन तुम्हारे लिए होमवर्क में है। यहां पर हमारे डेवलपमेंट और मैक्रो दोनों के टोटल मिला के अभी तक 20 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, ठीक है। अब अगले 20 क्वेश्चन तुम्हें अगली वीडियो में मिल जाएंगे। साथ में काम करते रहो, ठीक है, ऐसे अरे ही हम भैया तैयारी भैया, करते रहेंगे। ये हाँ, क्या देखो हो गया? ये चोर मिल गया। अबे भाई यही था ना, इसने वो मिटाए थे हमारे क्वेश्चन। चलो कोई नहीं, तुम लोग क्या करो, तुम्हारे 20 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं, तुम लोग करो, मैं जरा इनसे बात करता हूँ कि ये बच्चों क्वेश्चन क्यों नहीं पता लगने दे रहे। चल भाई तू मेरे साथ चला जा।